लेट्स स्टार्ट विद अवर डिजिटल पेंटिंग। ठीक है, होता क्या है डिजिटल पेंटिंग और एक नॉर्मल पेंटिंग, इसमें अंतर होता है। नॉर्मल पेंटिंग्स क्या होती हैं, उसमें मीडियम जो होता है वो आपका ऑनलाइन वालों को मेरी आवाज बराबर आ रही है, स्क्रीन क्लियर दिख रही है, कोई भी एक कंफर्म कर सकते हैं। ऑल राइट, गुड। सो डिजिटल पेंटिंग होता क्या है जनरली, उसको अगर हम बात करें कि ट्रेडिशनल पेंटिंग जो होती है उसमें आपका मीडियम जो होता है वो आर्किलिक पेंट्स हो सकते हैं, पेंसिल हो सकता है, स्केचिंग हो सकती है। हर एक चीज पेंटिंग की श्रेणी में आता है, राइट। अब डिजिटल पेंटिंग जो होता है वो आपका पूरा डिजिटल मीडियम होता है। इसमें आपका सॉफ्टवेयर में ही ड्राइंग होती है, उसी में पेंटिंग होती है, उसी में कोई वैल्यूज जनरेट की जाती है और उसका यूज जो होता है वो मल्टीपल स्कोप के साथ यूज होता है। ट्रेडिशनल पेंटिंग का यूज जो होता है वो थोड़ा लिमिटेड होता है, क्योंकि उसको क्या है, रीप्रिंट नहीं किया जा सकता। हम स्कैन करके प्रिंटिंग करते हैं लेकिन एक ही ऑब्जेक्ट की एक्चुअल कॉपीज नहीं बना सकते। लेकिन डिजिटल पेंटिंग के साथ ये फायदा रहता है कि आप उसका एक्चुअल कॉपीज बना सकते हैं। यानी आपने कोई एक प्रोडक्ट बनाया और उसी का एक्चुअल मल्टीपल कॉपीज बना के सेम लेवल ऑफ क्वालिटी ट्रांसफर की जा सकती है, राइट। ये फायदा होता है डिजिटल पेंटिंग। तो स्टार्ट करते हैं, राइट। मैंने बात की थी पहले कि डिजिटल पेंटिंग क्या होती है। डिजिटल पेंटिंग जनरली डिजिटली मीडियम के द्वारा कुछ भी क्रिएट करना पेंटिंग सेक्शंस में, वो आपका डिजिटल पेंटिंग कहलाता है। जनरली जो आप देख रहे हैं ये किस जगह पे काम आती है, ये आपके पोस्टर्स बनाने के काम में आते हैं, या आपके मूवीज लाइन में काम में आता है, गेमिंग्स लाइन में काम आता है, और इवन किसी भी चीज की लेआउट करने के काम में आता है। उसके अपीयरेंस कैसा होगा, ये एक्चुअली बनाने से पहले हम उसको तैयार कर चुके रहते हैं, राइट, डिजिटल पेंटिंग में। डिजिटल पेंटिंग के स्कोप जो हैं वो अलग अलग इंडस्ट्री पे काम कर रहे होते हैं, राइट। इसमें गेम डिजाइनिंग भी होता है, कॉमिक बुक में भी बहुत ज्यादा इसका काम आता है। आपका क्या बोलते क्या वो? ले लो फोटो, ले लो उनका। तो इन्फोग्राफिक्स में भी इसका काम आता है, और इवन आपका प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग वगैरह में भी इसका यूज पड़ता है, जितना भी पोर्शन होता है। इसमें आपके सामने कुछ एक कॉन्सेप्ट्स होंगे, जो कुछ मैंने बनाए होंगे वो भी आपको मैं शेयर करूँगा, और कुछ जो होंगे वो किसी अच्छे आर्टिस्ट के मैंने वहाँ पे रखे हुए, जिससे आपको इन्फॉर्मेशन पता चले, राइट? तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कैरेक्टर डिज़ाइनर, एनवायरनमेंट एंड प्रॉप आर्टिस्ट भी होते हैं, डिजिटल पेंटिंग आर्टिस्ट जो होते हैं, कॉन्सेप्ट एंड प्रोडक्शन आर्टिस्ट भी बन सकते हैं आप, स्टोरी बोर्ड आर्टिस्ट भी बन सकते हैं, और इलस्ट्रेटर आर्टिस्ट भी बन सकते हैं, ठीक है? अब व्हाट इज द कैरेक्टर कॉन्सेप्ट आर्टिस्ट? कैरेक्टर कॉन्सेप्ट आर्टिस्ट पर्सन जो होता है वो बेसिकली आपका वो आर्टिस्ट होता है जो कि कैरेक्टर्स इलस्ट्रेट करता है, या फिर कैरेक्टर्स को मूवी के लिए, गेम्स के लिए, या किसी कॉमिक बुक के लिए, या किसी भी ऐसी जगह जहां पे आपको कैरेक्टर की जरूरत पड़ रही। इवन डिजिटल मार्केटिंग लाइन में जब मैस्कॉट तैयार करते हैं तो भी एक कैरेक्टर आर्टिस्ट की जरूरत पड़ती है। मैस्कॉट आप लोग को पता ही है क्या होता है? नहीं पता है? बिल्कुल नहीं। ओके, केएफसी कितने जन गए हैं? एक ही बार गए हैं। चलिए, केएफसी नहीं गए होंगे तो आपका चौकोस तो खाया होगा। चौकोस आपने नहीं खाया? चौकोस क्यों, किस लाइन में आ गए हो आप? ठीक है। मिकी माउस को जानते हो? वो डिज्नी का मैस्कॉट है। डिज्नी के सारे कामों में या उसके लोगो में भी मिकी माउस का एक डिजाइन तैयार करके रखा जाता है। फेस, फेस नहीं, वो कैरेक्टर है वो। तो कहीं पे अगर डिज्नी का कुछ आपको दिखाना है, तो आप डिज्नी में तो एक्चुअल तो डिज्नी जिसने क्रिएट किया होगा उसको आके तो नचाओगे नहीं, सीधी सी बात है। तो क्या करते हैं, हम उसका एक कॉस्ट्यूम जो है मिकी माउस का वो लाके किसी भी रैंडम पर्सन को पहना के हम उसको यूज कर सकते हैं, और अपने यहाँ कोई डिज्नी का इवेंट अरेंज कर सकते हैं। ये सारी चीजें एक मैस्कॉट करता है। अगर कोई प्रोडक्ट को डिज्नी को बताना है कि ये मेरे कंपनी के द्वारा बनाया गया प्रोडक्ट है, चाहे वो कप हो सकता है, वाटर बॉटल हो सकता है, तो वो कैसे पता चले कि वो डिज्नी का है, जब तक उसमें डिज्नी के कैरेक्टर्स ना डाले जाएं, है ना? कैप हो गया, टी शर्ट हो गई,
अब किसी को पता करना है भाई मेरे को मार्वल की टी-शर्ट आप लोग जानते हैं रायपुर में बहुत बिकती है मार्वल की टी-शर्ट। तो मार्वल की टी-शर्ट जो होती हैं वो आपको उसमें कैसे पता चले कि वो मार्वल है? उसमें लिख देंगे मार्वल तो चल जाएगा क्या? नहीं ना। जब तक हल्क ना बना हो, जब तक आपका कैप्टन अमेरिका ना बना हो, थॉर ना बना हो, तब तक तो नहीं पता चलेगा। दीज़ आर द कैरेक्टर्स। तो ये कैरेक्टर्स जब तक इम्पैक्टफुल नहीं होंगे, तब तक वो मज़ा नहीं कोई भी कैरेक्टर बना सकता है, लेकिन एक कैरेक्टर कॉन्सेप्ट आर्टिस्ट जो होता है, वो डिजिटल पेंटिंग के थ्रू ही उसे तैयार करता है क्योंकि आजकल का न्यू मीडियम है। लेकिन उसके पीछे बहुत सारी थॉट प्रोसेसेस इन्वॉल्व होती है। जैसे कैरेक्टर का एनाटॉमी यानी ह्यूमन है, चिड़िया है, बंदर है, कुत्ता है, क्या है? तो वो जो भी होगा उसकी मसल एनाटॉमी और स्केलेटल एनाटॉमी के थ्रू वो कैरेक्टर क्रिएट होता है। उसका वॉल्यूम क्या होगा? मोटा है, पतला है ना? दुबला है, क्या है उसका? मसली है, बॉडी बिल्डर है। ये सारी चीज़ें जो होती हैं, ये वॉल्यूम के तहत आती हैं। कि जब हम अभी कुछ ही देर में क्रिएट करेंगे। तो इन सारी चीज़ों में क्या होता है कैरेक्टर आर्टिस्ट को सोचना पड़ता है, कि मेरा कैरेक्टर कैसा होगा? वो केवल कैरेक्टर पे ही फ़ोकस करेगा, राइट? ये एक कैरेक्टर से हैं, राइट? मैंने बात की थी पहले कि डिजिटल पेंटिंग क्या होती है? डिजिटल पेंटिंग जनरली डिजिटली मीडियम के द्वारा कुछ भी क्रिएट करना पेंटिंग सेक्शंस में, वो आपका डिजिटल पेंटिंग कहलाता है। जनरली जो आप देख रहे हैं ये किस जगह पे काम आते हैं, ये आपके पोस्टर्स बनाने के काम में आते हैं, या आपके मूवीज़ लाइन में काम में आता है, गेमिंग्स लाइन में काम आता है और इवन किसी भी चीज़ की लेआउट करने के काम में आता है। उसकी अपीयरेंस कैसा होगा, ये एक्चुअली बनाने से पहले हम उसको तैयार कर चुके रहते हैं, राइट? डिजिटल पेंटिंग में। डिजिटल पेंटिंग के स्कोप जो हैं वो अलग-अलग इंडस्ट्री पे काम कर रहे होते हैं, राइट? इसमें गेम डिज़ाइनिंग भी होता है, कॉमिक बुक में भी बहुत ज़्यादा इसका काम आता है, इन्फोग्राफिक्स में भी इसका काम आता है और इवन आपका प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग वगैरह में भी इसका यूज़ पड़ता है, जितना भी पोर्शन होता है। इसमें आपके सामने कुछ एक कॉन्सेप्ट्स होंगे, जो कुछ मैंने बनाए होंगे, वो भी आपको मैं शेयर करूँगा और कुछ जो होंगे वो किसी अच्छे आर्टिस्ट के मैंने वहाँ पे रखे हुए, जिससे आपको इन्फॉर्मेशन पता चले, राइट? तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कैरेक्टर डिज़ाइनर, एनवायरनमेंट एंड प्रॉप आर्टिस्ट भी होते हैं, डिजिटल पेंटिंग आर्टिस्ट जो होते हैं, कॉन्सेप्ट एंड प्रोडक्शन आर्टिस्ट भी बन सकते हैं आप, स्टोरी बोर्ड आर्टिस्ट भी बन सकते हैं और इलस्ट्रेटर आर्टिस्ट भी बन सकते हैं, ठीक है? अब व्हाट इज द कैरेक्टर कॉन्सेप्ट आर्टिस्ट? कैरेक्टर कॉन्सेप्ट आर्टिस्ट पर्सन जो होता है वो बेसिकली आपका वो आर्टिस्ट होता है जो कि कैरेक्टर्स इलस्ट्रेट करता है या फिर कैरेक्टर्स को मूवी के लिए, गेम्स के लिए या किसी कॉमिक बुक के लिए या किसी भी ऐसी जगह जहां पे आपको कैरेक्टर की जरूरत पड़ रही, इवन डिजिटल मार्केटिंग लाइन में जब मैस्कॉट तैयार करते हैं तो भी एक कैरेक्टर आर्टिस्ट की जरूरत पड़ती है। कैरेक्टर बना सकता है लेकिन एक कैरेक्टर कॉन्सेप्ट आर्टिस्ट जो होता है वो डिजिटल पेंटिंग के थ्रू ही उसे तैयार करता है क्योंकि आजकल का न्यू मीडियम है, लेकिन उसके पीछे बहुत सारी थॉट प्रोसेसेस इन्वॉल्व होती है। जैसे कैरेक्टर का एनाटॉमी यानी ह्यूमन है, चिड़िया है, बंदर है, कुत्ता है, क्या है? तो वो जो भी होगा उसकी मसल एनाटॉमी और स्केलेटल एनाटॉमी के थ्रू वो कैरेक्टर क्रिएट होता है। उसका वॉल्यूम क्या होगा? मोटा है, पतला है ना? दुबला है, क्या है उसका? मसली है, बॉडी बिल्डर है। ये सारी चीज़ें जो होती हैं, ये वॉल्यूम के तहत आती हैं। कि जब हम अभी कुछ ही देर में क्रिएट करेंगे। तो इन सारी चीज़ों में क्या होता है कैरेक्टर आर्टिस्ट को सोचना पड़ता है, कि मेरा कैरेक्टर कैसा होगा? वो केवल कैरेक्टर पे ही फ़ोकस करेगा, राइट? ये एक कैरेक्टर कॉन्सेप्ट आर्ट है, जिसमें क्या हो रहा है ये गेम के लिए डिज़ाइन की गई कॉन्सेप्ट आर्ट है। तो इसमें देखिए उसने क्या किया है मास्क भी बना के छोड़ नहीं दिया है। उसने मास्क डिज़ाइन किया है तो क्लॉथ भी डिज़ाइन किया है प्लस अंदर वाले पर्सन के फीचर्स कैसे होंगे उसको भी पेंट करके तैयार किया हुआ है। एनवायरनमेंट आर्टिस्ट जो होते हैं वो एनवायरनमेंट बनाते हैं, ठीक है? अब मूवीज़ जो होती हैं, गेम्स होते हैं, कॉमिक्स होती हैं, ये मेजर जगहों पे डिजिटल पेंटिंग आर्टिस्ट काम आते हैं और पोस्टर डिज़ाइनिंग में भी इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो एनवायरनमेंट जो होता है, एनवायरनमेंट कैसे प्लान करना होता है? अब ऑब्वियस सी बात है, आप स्टोरी सुनेंगे तो आपको बताया गया कि भई एक व्हिमसिकल आइलैंड है, ऐसा आइलैंड जो रियल वर्ल्ड में एक्ज़िस्ट नहीं करता, है ना? जहाँ पत्थर हवा में उड़ रहे हैं। ये डिस्कशन कौन करता है? ये डिस्कशन आपको पता चलता है स्टोरी के ऊपर जब स्क्रीन प्ले लिखा जाता है। आप लोगों को शायद ये पता होगा कि सबसे पहले स्टोरी बनती है। मूवी बनाओ या कोई भी प्रोडक्ट बनाओ, पहले स्टोरी बनाते हैं। एडवर्टाइज़मेंट भी बनाते हैं ना तो पहले स्टोरी बनाते हैं। स्टोरी के ऊपर 2 चीज़ें लिखते हैं, चाहो तो लिखना हो तो लिख लेना, स्क्रिप्ट और स्क्रीन प्ले।
ये 2 चीज़ें बनती हैं। स्क्रिप्ट में क्या होता है, डायलॉग होता है, स्क्रिप्ट में डायलॉग्स होते हैं। वहाँ प्लानिंग होती है डायलॉग की, कौन क्या बोलेगा, कौन क्या नहीं बोलेगा, कैमरा किधर होगा, ये सारा स्क्रिप्टिंग में हो जाता है। स्क्रीन प्ले जो होता है, सॉरी, स्क्रीन प्ले में कैमरा आता है। स्क्रीन प्ले में कैमरा आएगा, एनवायरनमेंट आएगा, कैरेक्टर कहाँ खड़ा हुआ है, किस ओर देखकर बात कर रहा है, ये ड्रामा वाला जो पोर्शन होता है ना, वो स्क्रीन प्ले पे आता है। पहले स्टोरी हुआ, फिर स्क्रिप्ट हुआ, फिर स्क्रीन प्ले हुआ। तो ये जो है ना कॉन्सेप्ट एंड प्रोडक्शन आर्टिस्ट, ये क्या करता है, ये आपका प्री प्रोडक्शन का काम करता है। या प्री प्रोडक्शन के काम का मतलब होता है स्टोरी बोर्डिंग जैसी चीजें, और कैरेक्टर कैसा होगा, चाहे वो एडवर्टाइज के लिए हो। इसमें रेंडरिंग भी इन्वॉल्व होता है। रेंडरिंग क्या होता है? रेंडरिंग का मतलब होता है कि आप डिजाइन के तहत जब कोई भी चीज पेंट कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, लाइट्स कितनी होगी, कलर कौन से यूज होंगे, ये सारा चीज, जो लाइट्स एंड शेडो कितनी होगी, ये सब एक रेंडरिंग करनी होती है। रेंडरिंग प्रोसेस होता है कि लाइट कितनी आनी चाहिए, लाइट कहाँ पे ग्लो आना चाहिए, कहाँ पे ग्लो नहीं आना चाहिए, ये डिसीजन भी आर्टिस्ट को देखना होता है। तो एक और सेपरेट आर्टिस्ट भी होता है जो इस तरीके की चीजों को डिसाइड करता है। चीज जो होती है ना, हाई की, लो की, मीडियम और एक्सट्रीम, इनको, इनमें से कोई भी एक अगर आप अपने आर्टवर्क में डालते हैं तो उस कॉम्पोजिशन की का फीलिंग जनता आपके डायरेक्ट वर्क से ले सकती है। हाई की में खुशनुमा फीलिंग होती है, लो की इसमें सैड फीलिंग होती है, डिप्रेशन, रेस्टफुल, सूदिंग होता है। हाई की में एक्साइटमेंट, एडवेंचर, इस तरीके की चीज आती है। जब आप मीडियम डालते हैं तो नरेशन होता है, जब दो जन आपस में बात करते हैं तो मीडियम की में दिखाइए। जब एक्सट्रीम की हो रहा है, अभी हम लोग उसके बारे में भी बनाएंगे तो डेफिनेटली उस पर भी डिस्कस कर रहे हैं। तो जब एक्सट्रीम की होता है वो भूत वाले के लिए होता है, जब भूत वूत आ रहा है, डेंजर आ रहा है, तो उसको आपको क्या बोलते हैं, एक्सट्रीम की में बनाना होता है। ये लाइट्स और शेडो का अंतर होता है जो आपके सीन में हो, इसको पढ़ना पड़ता है, टाइम होता है। तो एक जो व्यक्ति डिजिटल ही आर्टिस्ट बनना चाहता है, पेंटिंग आर्टिस्ट या फिर डिजाइनिंग आर्टिस्ट बनना चाहते हैं, प्री प्रोडक्शन आर्टिस्ट बनना चाहते हैं, तो उसको ये सारी चीजें आगे पढ़ने की जरूरत है। ठीक है, यूट्यूब में अवेलेबल है, डायरेक्ट बैठ के आप घंटों बता सकते हैं उस चीज के बारे में। राइट, स्टोरी बोर्डिंग आर्टिस्ट भी बना जा सकता है। स्टोरी बोर्डिंग आर्टिस्ट आप में से ज्यादातर लोग जो एनईवीएफएक्स कर रहे हैं, या जो वीएफएक्स स्टूडेंट हैं, या फिर आपका जो मूवी स्टूडेंट बन रहे हैं, 3D आर्टिस्ट बन रहे हैं, 3D मूवी बनाने वाले पर्सन बन रहे हैं, या गेम बनाने वाले पर्सन बनना चाहते हैं, आपका ये याद रखिए, आपको स्टोरी बोर्डिंग करना ही पड़ता है। व्हाट इज अ स्टोरी बोर्ड? स्टोरी बोर्ड का मतलब ये होता है कि इसमें आप अ, पूरा स्क्रीन प्ले, पूरा स्क्रिप्ट, जो हमने बात की शुरुआत में, जितना भी स्क्रिप्ट, स्क्रीन प्ले, जो भी हमने शुरुआत में तय किया ना, वो सब कुछ अब यहाँ पे डालना होगा। यहाँ पे आपको पैनल्स के वाइज डिजाइन करने होंगे। ये जो दिख रहा है ना, ये पैनल वाइज डिजाइन है कि सीन दर सीन मेरे मूवी में क्या हो रहा होगा, या मेरे वीडियो गेम में कौन सी स्टोरी आएगी, या मेरा क्या बोलते हैं, जो कॉमिक है उसमें मेरा कौन सा पैनल किस तरीके से होगा। इसमें कैमरा भी मिलता है, इसमें लाइट्स भी मिल जाती हैं, कलर के फॉर्मेट से कैरेक्टर भी दिखाई दे दिया जाता है, सारा इंफॉर्मेशन इधर पे ही रहता है। ठीक है, सो बेसिकली आपका जो स्टोरी बोर्डिंग आर्टिस्ट होता है वो भी आपका फोटोशॉप में ही काम करता है और आर्ट वर्क तैयार करता है। ठीक, एंड देन डिफरेंस जो होता है वो मैंने पहले ही डिस्कशन कर दिया था कि भाई जो डिजिटल आर्ट फॉर्म होता है उसको आप मल्टीपल जगह यूज कर सकते हैं, मल्टीपल स्कोप्स में काम कर सकता है, प्लस क्वालिटी बरकरार रहेगी, एक ही क्वालिटी सब जगह डिलीवर की जा सकती है। ऑन द अदर हैंड ट्रेडिशनल आर्ट एक यूनिक आर्ट होता है, आप एक बार उसको बना लेते हैं तो बस आप उसको एक ही जगह यूज कर सकते हैं, है ना। उसकी कॉपीज बनाएंगे तो उसकी क्वालिटी जो है वो डिजिटाइज हो जाएगी, डिजिटाइज होती है तो उसकी क्वालिटी घट जाती है। बट डिजिटल आर्ट वर्क एज इट इज सेम क्वालिटी में कहीं पर भी ट्रांसफर किया जाता है। राइट, सो डिफरेंस बहुत सारे हैं, वी गोना डिस्कस अबाउट दैट लेटर, है ना। और क्या क्या चीजें आपको पढ़ने की जरूरत होती है, तो मैंने बताया, एक कॉम्पोजिशन कीज पढ़िए आपकी क्या बोलते हैं डिजिटल पेंटिंग के लिए। कॉम्पोजिशन कीज जो होती है, मैंने अभी जैसे हाई की, लो की, मीडियम की और एक्सट्रीम की, ये 4 कीज को पढ़िए अलग से, तो आपको लाइट्स एंड शेडो समझ में आएगा। एंड देन आप वार्म टोन, कूल टोन या कलर बैलेंसिंग पढ़िए। कलर बैलेंसिंग पढ़ेंगे तो आप सीन के जो क्या बोलते हैं कलर्स होते हैं उनका कंट्रोल
कैसे करना होता है वो सीख जाते हैं। आप इमेजेस को अपने ड्राइंग के दौरान भी ग्रेड कर सकते हैं, बहुत आसान होता है। यू कैन डू दैट, बस ये 2 फील्ड को थोड़ा पढ़ना होता है। बाकी जो है वो आज आप सीख लेंगे, जो हम अभी शुरू करने वाले हैं, ठीक है? ये जो आपका नॉलेज है इतना तो होना ही चाहिए, उसके बाद जितना भी चीज़ है वो यहाँ पे कैसे बनता है वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक? सो फ़ोटोशॉप में यूज़ करना आपको बिगिनर लेवल का तो आना चाहिए। मैं ये एक्सपेक्ट करूँगा कि आपको बिगिनर लेवल का फ़ोटोशॉप आता है, ठीक है? क्योंकि वी आर नॉट गोना टॉक अबाउट इंटरफेस एंड एवरीथिंग, ठीक? अब यहाँ पे क्या करना है, आर्ट इलस्ट्रेशन लेंगे 2000 बाय 2000 या 1000 बाय 1000 पिक्सल में बना लेते हैं, किसी पे ज़्यादा ज़ोर नहीं डालते। आरजीबी आपका कलर 8 बिट का रहेगा और 300 की रेज़ोल्यूशन कर सकते हैं, ठीक है? 300 से ऊपर भी लगा सकते हैं। अब इसको क्रिएट पे जाएँगे, अब हमारे पास 1000 बाय 1000 का एक कैनवास आ गया है, सो विल क्रिएट अ लेयर और सबसे पहले हम ड्राइंग करेंगे। आपका डिजिटल पेंट ऐप से हम ड्राइंग करेंगे तो हमें एक बेस तैयार करना होगा। ऑलराइट, सो प्रोसेस क्या होगी? प्रोसेस ये होगी कि हम जो भी चीज़ बनाने वाले हैं, उसके लिए बहुत सिंपल, फर्स्ट वी हैव टू क्रिएट स्केच, ठीक? अब स्केच ड्रॉ करने के लिए मैं पेंट ऐप का यूज़ कर रहा हूँ एंड आई विल बी ड्राइंग अ सिंपल स्केच। और ड्राइंग करने के लिए सबसे पहले एक चीज़ का ध्यान रखें, आप हमेशा अपने वॉल्यूम कर्व को ड्रॉ करना सीखें। अब वॉल्यूम कर्व क्या होता है? वॉल्यूम कर्व ये होता है कि आप जो भी कैरेक्टर तैयार करना चाह रहे हैं या कुछ भी बनाना चाह रहे हैं, तो उसको पहले सर्कल में और सिलेंडर की मदद से पहले ड्रॉ कर लें कि वो क्या है, ठीक? उसके बाद फिर आप कुछ चीज़ें ऐड करना शुरू कीजिए। जैसे मैं कोई भी चीज़ ऐड कर रहा हूँ, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, उसका एक आर्मेचर ड्रॉ करूँगा, जो भी चीज़ मैं बनाना चाहता हूँ। आर्मेचर स्केलेटन, एक तरीके से स्केलेटन, हड्डी-हड्डी ड्रॉ करेंगे, टुकड़े में ड्रॉ करेंगे। नहीं समझ आया? अच्छा, तो इसको ऐसे समझो, मनुष्य का ढांचा। चलो उसको और टुकड़े में कर देते हैं। नहीं आया होगा। मैं समझा देता हूँ, एक सिंपल रंगोली देखे हो बनाते हुए किसी को? देखे हो ना? तो रंगोली में सबसे पहले ज़रूरत नहीं है कि आप इसको बहुत परफेक्ट बनाइए या बहुत ही सही तरीके से होना चाहिए। बस ये है कि शेप अमूमन समझ आना चाहिए कि ये कैसा है। बाकी चीज़ें आप बाद में भी एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है? लेट्स जस्ट से इफ आई हैड ड्रॉन दिस कैरेक्टर, ठीक? और स्केचिंग डिटेल्स जो हैं उसके लिए थोड़ा-सा स्केचिंग पढ़ना पड़ता है। उसमें पर्सपेक्टिव पढ़िएगा, पर्सपेक्टिव ड्राइंग जो है वो किस तरीके की होती है, कौन-सी चीज़ दूर होती है, कब से पास में आती है, लेंस कैसे डिस्टॉर्ट कर देता है सीन को, ये सारी चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत पड़ती है। सो आई विल बी जस्ट क्रिएटिंग दिस सिंपल कॉन्सेप्ट। अब मैंने क्या किया, इसका बेस जो स्ट्रक्चर है वो डिज़ाइन कर लिया एंड आई विल ऐड समथिंग लाइक दिस कि वो पीछे का हाथ जो है वो कहाँ जाएगा। ठीक है? अब इसके ऊपर में हो सकता है मैं यहाँ पे थोड़ा-सा एक स्ट्रीट पोल बना दूँ। ठीक है? जो भी अब डिज़ाइन जो है, अब आप अपने कॉन्सेप्ट्स को आगे लेके आ सकते हैं। अब कॉन्सेप्ट कैसे जनरेट होता है? ठीक है? सबसे बड़ा एक थॉट होता है कॉन्सेप्ट कैसे जनरेट करना चाहिए। कॉन्सेप्ट जनरेट करने के लिए क्या लगेगा? ब्रेनस्टॉर्मिंग। ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या होती है? ब्रेनस्टॉर्मिंग करने से पहले रेफरेंसिंग करना पड़ता है। रेफरेंस क्या होता है? आपको बहुत सारी चीज़ें, जब भी कोई चीज़ बनाने वाले रहो, उससे पहले बहुत सारी चीज़ें अपने कॉन्सेप्ट से रिलेटेड आपको वहाँ पे मतलब पहले देख लेनी होती है। उससे रिलेटेड पहले किसी ने कुछ बनाया था क्या? क्या बनाया था? है ना? अब जैसे हम बोला जाए उड़ने वाली बिल्ली, ठीक? अब किसी ने बोला उड़ने वाली बिल्ली बनाना, तो आप किसको बनाएँगे? नो आइडिया, राइट? अब
अगर आपने एलिस इन वंडरलैंड मूवी देखी होती तो आपको पता चल जाता कि बिल्ली हवा में उड़ती कैसे, राइट? जाके फाइनली डोरेमोन डोरेमोन का तुम्हारा रेफरेंस काम आ गया इनके लिए, है ना? तो फ्लाइंग कैट की जो बात कर रहे थे वो सेल्फ में एक कीवर्ड होता है, आप उसको वो कर सकते हो, क्या बोलते हैं, सर्च करो, देखो, ढेर सारी पिक्स देखेंगे, बहुत सारी पिक। क्या होता है आपने देखा होगा कि आर्टिस्ट जो होते हैं वो किस तरीके से बिना किसी चीज को देखे ड्रॉ करना शुरू कर देते हैं। वो ऐसे इसलिए ड्रॉ करते हैं क्योंकि वो ऑलरेडी वो सारी चीजें देख चुके रहते हैं बहुत बार, इसलिए वो दिमाग में फीड हो जाता है। अब दिमाग में फीड हो जाता है तो इसलिए उनके पास क्या होते हैं, बहुत सारे आर्टवर्क्स और आइडियाज ऑलरेडी दिमाग में चल रहे होते हैं। तो इसलिए मुझे जैसे ज़रूरत नहीं पड़ रही है रेफ़रेंस देखने की, तो इसलिए क्योंकि मेरे दिमाग में ऑलरेडी वो बन चुका है। क्योंकि मैं ऑलरेडी देख चुका हूँ कि हाँ, मुझे किस तरीके का कोई कॉन्सेप्ट बनाना है, और ये मेरे दिमाग में कब आ गया, जब मैं इसका आर्मेचर ड्रॉ कर रहा था, जब मैं डिज़ाइन बना रहा था, तब मुझे समझ आ गया कि ओके, मुझे किस चीज़ को सबसे पहले बनाना है, राइट? सो आई विल ड्रॉ दिस रोबोट। पीछे का जो होगा ना उसको आप थोड़ा-सा हल्का कर सकते हो, यहाँ से ओपेसिटी कम करके, सो दैट आप उसके ऊपर ही अपना आगे का ड्रॉ तैयार करो। रोबोट्स ड्रॉ करते हैं या करना चाहते हैं तो फिर आपको रोबोट्स को देखना पड़ेगा कि रोबोट एक्चुअली में बनता कैसे है, क्या-क्या चीज़ें उसके डिज़ाइन में होती है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे डालनी होती है। कुछ क्वेरी है तो पूछ सकते हो। हाँ, बॉल एंड सॉकेट्स भी यूज़ होते हैं, स्लाइडर्स भी यूज़ कर सकते हैं, है ना? बनाने के लिए अगर हम स्लाइडर्स यूज़ करना चाहते हैं, हाथ बनाने के लिए सबसे पहले हाथ का शेप एंड वॉल्यूम,
हाँ, मैंने ये पूछा कि हम जब भी कलर सिलेक्शन करते हैं, खासकर ये वाला, तो हम 90 के ऊपर कलर नहीं लेते हैं और 10 के नीचे कलर नहीं लेते हैं। क्यों नहीं लेते ऐसा? 90 के ऊपर और 10 के नीचे कोई ब्लेंडिंग मोड काम नहीं करता। लाइट वैल्यू को हम बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं आपके ब्लेंडिंग मोड्स के अकॉर्डिंग। तो हम इसको बेसिकली कलर पे ही रखेंगे, लाइट्स को हम बाद में बढ़ाना घटाने का काम देखेंगे कि वो कैसे होगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो वी नीड अ टूल, बहुत हल्का सा वैल्यू चाहिए, इरेज करिए एक्स्ट्रा। तो क्या होगा, जो आपका क्या बोलते इफेक्ट है वो वहां पे नजर नहीं आएगा। व्हाइट पेंट करेंगे तो वहीं वहीं इफेक्ट नजर आएगा। तो आप क्या करेंगे, अब आप ब्लैक पे चले जाएंगे एंड यू विल बी स्टार्टिंग पेंटिंग ऑन टू दिस वन, और प्रेशर सेंस ऑफ कर देंगे ताकि ये हटे तुरंत। कंप्लीट है लेकिन शायद ट्रांसफर वैल्यू से ऑफ।
अब इसी का एक कॉपी, ठीक है, उसका एक कॉपी लिया हमने और अब उसकी कॉपी को हम क्या करेंगे, कंट्रोल आई, मास्क को सेलेक्ट करके कंट्रोल आई। अब यहाँ पे जो कर्व होगा, क्योंकि मास्क उल्टा होने से अब बाकी सब जगह इफेक्ट नजर आ रहा है और सेंटर पे नजर नहीं आ रहा, ठीक है। तो अब इसको क्या करेंगे, हम यहाँ से सेलेक्ट करके then you will get your lights। समझ आ रहा हूँ? अब यहाँ से लाइट्स नजर आने लगेगी। देन अब आप जब पेंट करोगे इसके पीछे, देन यू विल सी की वैल्यूज कैसी नजर आ रही है, क्योंकि उस समय नजर नहीं आ रहा होगा। अब यहाँ पे हम शेप डायनेमिक्स ऑन कर देंगे और विल क्लिक शिफ्ट क्लिक, ब्रश का साइज थोड़ा छोटा, ये नहीं, ये वाला ऑप्शन ऑन रखें। बीच में हल्का सा फेड ऑफ नजर आना चाहिए। यहाँ पे ऑलरेडी लाइट नहीं, लेवल्स में जाके अब बैलेंस को और डाल करेंगे। ताकि वहां पे नजर आने लगे, राइट। एंड कभी भी हम लाइट्स को अपनी मर्जी से एडजस्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ और हिस्सों पे मुझे डिफरेंट लाइट्स क्रिएट करती हैं, जैसे तो मैं यहाँ पे लेसो जो है वो आपका फ्री फॉर्म लेसो टूल ले लूंगा और आई
ओके। तो डिजिटल पेंट जो होता है वो जनरली अब इसके ऊपर में बहुत सारी चीजें हम एक्स्ट्रा और ऐड कर सकते हैं। आपके चॉइस के ऊपर है, आप उसको किस वे में क्रिएट करना चाहते हैं। हाँ, काइंड ऑफ दिस एग्जैक्टली वैसा भी दिया जा सकता है। ये एक शीट होती है, ऐसे कॉन्सेप्ट आर्ट्स तैयार होते हैं। कॉन्सेप्ट आर्ट शीट है, इसमें कैरेक्टर भी होता है, एनवायरनमेंट भी बना सकते हो, आपकी चॉइस है आप उसको कहाँ पे ले जाते हो। ये ऑलरेडी ऑन बोर्ड जो प्रोडक्शंस थे उनका कॉन्सेप्ट आर्ट है। ये ग्रे वैल्यूज के साथ आप पहले ड्रॉ कर लीजिए, फिर कलर ऐड कर दीजिए, बस यही कॉन्सेप्ट है पूरी चीज का। अगर आप फॉलो करेंगे, जैसे अभी आपने जो चीज सीखी उसको फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली कुछ मिल जाएगा, नहीं तो सोते रहेंगे। तो ये है आपका, है ना, लाइट्स ये ऐसा नजर आता है जब आप इधर काम करते हो, दोनों में थोड़े से कलर अंतर होते, राइट। तो ये था डिजिटल पेंटिंग हमने जो क्रिएट की थी। दैट इज प्रोसेस जो था बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले स्केचिंग होगा, ग्रे कलर होगा, ग्रे कलर से लाइट्स एंड शैडो बनती है, कलर ब्लेंडिंग बोर्ड लगा के उसके ऊपर कलर इंफॉर्मेशन, और लास्ट में क्या तय करना होता है, कंपोजिशन की, बस वो चीज करना। तो इसको यही तक करते हैं, बस इतना ही प्रोसेस आपको चाहिए होता है डिजिटल पेंटिंग करने। ओके। अब आप कैरेक्टर अगर बनाने की बात करते हैं, यानी कि ह्यूमन बनाने की बात करते हैं, तो आपको थोड़ा ह्यूमन स्केचिंग में जाना होगा। पहले ह्यूमन स्केच करिए, ह्यूमन स्केच करने के बाद फिर उसके ऊपर में यही प्रोसेस उसके ऊपर। इट विल टेक मोर देन अप्रोक्सीमेटली 4 घंटे में आपका एक ह्यूमन तैयार होता है। कॉन्सेप्ट जब आर्ट की जाती है, और 3-4 दिन 5 दिन में उसका पूरा इंफॉर्मेशन तैयार करके एक शीट तैयार करके देनी होती है। तो आप ह्यूमन बनाने में ही आपको 4 घंटे लग जाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए फिर प्रैक्टिस उस तरीके से करें। एम्बिएंट ऑक्लूजन क्यों जरूरी होता है? एम्बिएंट ऑक्लूजन क्या होता है, जब कोई प्रोडक्ट आपस में जुड़ता है। प्रोडक्ट का कहने का मतलब है, सीन में जैसे हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे रोबोट बैठा हुआ है। अब ये रोबोट जो है वो जमीन से चिपका है। अगर ये एम्बिएंट ऑक्लूजन नहीं होगा तो ये लगेगा नहीं कि वो उससे चिपका हुआ, उससे ये लगेगा कि हमेशा वो उससे कुछ इंचेस या कुछ सेंटीमीटर हवा में हवर करता है। तो हम शेडोज तो बना देते हैं, लेकिन शेडोज ग्रे होती है और एम्बिएंट प्योर ब्लैक होता है, एकदम प्योर नहीं, लेकिन सबसे ज्यादा डार्क वैल्यू। तो वो पतली बनानी पड़ती है और ज्योमेट्री से बिल्कुल चिपका के बनानी पड़ती है। तो जब वो बनती है तब ऑब्जेक्ट जो है वो बिल्कुल ऐसा लगता है कि वो दूसरे ऑब्जेक्ट से चिपक के बना हुआ है। तो बॉटल रखी हुई है टेबल पे, तो उसके अगर बॉटम पे अगर हम एम्बिएंट नहीं बनाएंगे ना, तो ऐसा लगेगा वो टेबल से कुछ थोड़ा सा हवा में ऊपर उठ गया, इसलिए एम्बिएंट ऑक्लूजन है। बॉटल कैप बना हुआ है, बॉटल कैप में कास्ट शेडो तो बनेगी नहीं कि दूर तक हम शेडो बना दें, तो उस पे छोटा सा एक लाइन डार्क सर्कल बना देते हैं, तो ऐसा लगता है कि वो उस बॉटल का कैप है, उसके ऊपर कैप है।